नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन आखिरकार घुटने पर आ गया और जो गालवान घाटी में एलएसी के आसपास के क्षेत्रों में तिरंगा झंडे की शान फिर से बढ़ गई है। चीन पर भारत की इस जीत को किस तरह से देखा जाना चाहिए और क्यों भारत की जीत ये कही जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन संबंधित नीतियों की आलोचना राहुल गांधी कर रहे हैं, उसके बाद ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था उसमें भारत कैसे जीत दर्ज किया है या भारत की जीत कैसे कही जा सकती है। इसको इस बीच सीमा विवाद लंबा खिंच गया और गालवान वैली से लेकर देशपांग क्षेत्र, उसके साथ साथ पैंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग एरिया, हर जगह पर जो एलएसी के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के क्षेत्र थे वहां पर सीमा पर तनाव बरकरार था। लेकिन मोदी सरकार चीन के इस गीदड़ भभकी से डरी नहीं और बिल्कुल मजबूती के साथ उसको हर क्षेत्र में जवाब देने की तैयारी करती रही, योजना बनाती रही। और इसी के कारण आखिरकार चीन को भारत के सामने घुटना टेकना ही पड़ा। और अब जो स्थिति है, जो समझौते हुए हैं और दोनों क्षेत्रों से जो सैनिक पीछे की तरफ जा रहे हैं, उसकी स्थिति को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि भारत ने इस बार चीन को पूरी तरह से मात दे दिया है। अभी जो समझौता हुआ वांग ई और एनएसए डोवाल के बीच, उसमें दोनों क्षेत्रों पर जो एलएसी के इस पार और एलएसी के उस पार जहां पर विवाद का क्षेत्र था, उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए सहमति दोनों देशों ने बना ली है। और चीन को इसके लिए अब जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से अपनी सेना को पीछे करीब 1.8 किलोमीटर पीछे हटाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर से तो दोनों क्षेत्र, दोनों तरफ के क्षेत्रों में हटा लिए गए सेना, उसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भी सेना की हटाने की प्रक्रिया है जो चालू हो गई है। और अगले 2-3 दिनों में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 एक पर से दोनों देशों की सेनाएं अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में चली जाएगी और वहां पर एक बफर जोन बनाया जाएगा जिस 2-3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी भारत और चीन की सेना पेट्रोलिंग नहीं करेगी। यानी कि जो स्थिति पहले थी, यानी यथा स्थिति को स्टेटस की बात जो राहुल गांधी उठा रहे हैं गालवान वैली के पूरे क्षेत्र में, वो को स्टेटस की बात हुई है। और चीन जो गर्मी दिखा रहा था, हंगामा कर रहा था, वो अब पीछे हटने को मजबूर हो गया है। इसके अलावा जो पैंगोंग लेक में भी मसला चल रहा है, इस गालवान घाटी के एरिया में जो सहमति बनी है उसके बाद अभी भी थोड़ा तनाव है। और पैंगोंग लेक में जो फिंगर 4 और फिंगर 8 का क्षेत्र है, उन दोनों क्षेत्रों के बीच अभी मसला फंसा हुआ है जिस पर बातचीत हो रही है और कमांडर स्तर की जो बात होगी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी ओर देशपांग क्षेत्र जो है वहां पर भी, देशपांग प्लेन में भी अभी कुछ मसला फंसा हुआ है जिस पर बातचीत चल रही है। और ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है उस पर नज़र रखा जा रहा है। नज़र रखा इसलिए जा रहा है क्योंकि चीन ने जिस तरह से भारत के इस सख्त रुख के बाद घुटने टेके हैं और एक तरह से गिड़गिड़ा रहा है कि भारत ने जिस तरह का प्रतिबंध लगाया है, चीन की कंपनियों को यहाँ टेंडर कैंसिल किया गया है, उसके साथ साथ जो 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है, उस पर बैन लगा दिया गया है, उन प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएं और दोनों देश के बीच एक बेहतर संबंध बनाएं ताकि फिर से दूसरे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी पटरी पर आ सके। ये चीन की तरफ से बोला गया है। और वांग ई और एनएसए डोवाल के बीच जब बातचीत हुई तो उसमें वांग ई ने, जो चीन के विदेश मंत्री भी हैं, चीन के स्टेट काउंसलर भी हैं और जो दोनों देशों ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं जो बॉर्डर डिस्प्यूट के मामलों को सुलझाने के लिए, उसमें चीन की तरफ से वांग ई और भारत की तरफ से एनएसए डोवाल दोनों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये 3 भूमिकाएं निभाने वाले वांग ई ने, जिनका कद काफ़ी
मजबूत है, काफ़ी ऊंचा कद है चीन में। और शी जिनपिंग के बाद जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है, सबसे मजबूत संगठन और इकाई है, उसके एक बहुत करीबी लोगों में से एक है वांग यी। इसके कारण इनका लगातार प्रमोशन होता रहा है। और वांग यी ने ये बात कही है एनएसए डोवाल से कि अब चीन और भारत के बीच जो संबंध बेहतर करने के लिए जैसे भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी चीन उसके लिए अपनाएगा, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे इन जो ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उस पर बैन लगाया गया है। उसके साथ साथ जो भारत ने चीन की कई कंपनियों के टेंडर कैंसिल कर दिए हैं, जिससे चीन को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, उस पर ढील दी जाए। लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से सख्त तरीके से बोल दिया है कि जब तक भारत को ये लग नहीं जाएगा कि चीन ने समझौते को पूरी तरह से लागू कर लिया है और अपनी सेना को पीछे कर लिया है, जिन जिन जगहों पर चीन के सैनिक थे वहां से वो पीछे चला गया है, तभी उसके बाद ही इस पर आगे व्यापार संबंध को पटरी पर लाने की बात की जाएगी। और चीन को मजबूरी में भारत की हर बात को मानना पड़ा। चीन के टेंट हटा लिए गए हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से, और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर आज वो प्रक्रिया चल रही है और वहां से भी चीन के सैनिक पीछे जा रहे हैं। अपने टेंट को, अपने जो टेम्पररी स्ट्रक्चर वहां पर उन्होंने बना रखा था वो खत्म कर दिया है, तोड़ दिया है, और उसके साथ चीन की सेना पीछे की तरफ जा रही है, जहां पर व्यवस्था की गई थी कि 1.5 किलोमीटर पीछे जाएगी और वहां पर वो पीछे की तरफ बढ़ रही है। और 1-2 दिन के अंदर वहां जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17A है वहां से भी पीछे चली जाएगी, क्योंकि वहां पर दोनों देशों की सेनाएं जो थी वो बड़ी संख्याएं में थी। करीब 1500 इंडियन और चाइनीज आर्मी पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर हैं, तो वहां एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। इसलिए चीन ने पीछे हटना शुरू कर दिया है और भारत उसके ऊपर निगरानी कर रहा है कि जब तक पूरी तरह से चीनी सेना पीछे नहीं चली जाएगी तब तक भारत और चीन के बीच जो पहले जैसा संबंध नहीं हो सकता है। हालांकि पहले जैसा संबंध तो उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि चीन की सारी चालबाजी को भारत ने समझ लिया है। उसके बाद जो बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच हुआ, उसमें सबसे अहम मुद्दा जो था वो था सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा पर कंस्ट्रक्शन का, यानी सड़क जो बनाया जा रहा है उसका मसला सबसे बड़ा था। और भारत सरकार ने सख्त लहजों में चीन को बोल दिया कि किसी भी स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो भारत कर रहा है सीमा के क्षेत्रों में, पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने के लिए करीब 225 किलोमीटर का एक सड़क बनाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें डारबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ा जाना है। और उस क्षेत्र में करीब 46 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। अब उसका काम नहीं रुकेगा, उसका काम और तेजी से बढ़ाया जाएगा। और भारत सरकार ने कहा है कि ये अक्टूबर तक 50 से 60 किलोमीटर की सड़क बन जानी चाहिए। और उस क्षेत्र में, पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में जो पुल बनाए जाने हैं कनेक्टिविटी के लिए, सड़क जो बनाई जा रही है उसमें बीच बीच में जो नदी है जहां पर पुल बनाई जानी है, उसका 99% काम अक्टूबर तक पूरा हो जाना चाहिए। और इसके लिए चीन को सख्त लहजे में कह दिया गया है कि आप अगर समझौता करना चाहते हो तो करो, सीमा विवाद खत्म करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो भी हम उसी तरह से डटे रहेंगे। लेकिन जो सीमा के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम है, सड़क निर्माण किया जा रहा है, उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। और इस विवाद के बीच जो एनएसए डोवाल और वांग यी के बीच बैठक हुई, उसके बावजूद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बैठक बुलाई अलग से। उस बैठक में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी हैं हरपाल सिंह, वो और डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ और अधिकारी भाग लिए। और उस बैठक में पूरी तरह से इस बात के लिए दृढ़ता दिखाई गई कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्तर का जो पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में सड़क का काम कर रहा है वो रुकना नहीं चाहिए, उसमें और तेजी आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा अंतर है पहले और अब के समझौतों में। आपको याद होगा जब ए.के. एंटोनी साहब डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और 2013 में उन्होंने संसद में भाषण दिया था। ये कांग्रेस के नेता
होते हुए उन्होंने संसद में बोला था कि सीमा पर जो एलएसी के आसपास का क्षेत्र है वहां पर चीन हमसे काफी मजबूत स्थिति में है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने जो बना रखा है अपने क्षेत्र में वो हमसे काफी मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने वो जो एलएसी के आसपास का क्षेत्र में अपने सैनिकों के मूवमेंट के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और 2013 के बाद चुनाव में हार हुई कांग्रेस की और 2014 में जैसे ही मोदी की सरकार आई उसके बाद एलएसी के आसपास एक्टिविटीज बढ़ गई और ये जो 225 किलोमीटर का सड़क मार्ग है उसको बनाने के लिए मोदी सरकार ने दिन रात काम करवाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी वजह जो थी चीन के बौखलाने की वो यही थी कि अगर वहाँ फॉरवर्ड जो पोजीशन है भारत का पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में जहाँ पर एयरबेस होते हैं और उस जगह पर जो वहाँ पर जाने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जो सड़क मार्ग होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए ताकि जब भी जरूरत पड़े भारतीय सेना वहाँ तक पहुँच जाए और इसी के लिए सड़क बनाया जा रहा था और चीन को लगा कि ये सारे निर्माण होने के बाद भारत की भी स्थिति मजबूत हो जाएगी और जिसके कारण चीन धीरे धीरे इस पर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया। लेकिन पहले जो स्थिति होती थी जब सीमा पर विवाद होता था और एलएसी के आसपास चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता था तो झड़प होती थी और चीन के डर से यूपीए सरकार ने उसके अंदर कांग्रेस के अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव है चीन को लेकर, क्योंकि 1962 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय चीन से एक बार हार हो चुकी है और उसके बाद चीन को लेके कांग्रेस बहुत कंफ्यूज रहती है। उसे अभी भी चीन पर जीत की उम्मीद नहीं है और इसलिए आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसी मनोवैज्ञानिक दबाव में रहते हैं और चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उलूल जुलूल ये बेतुके सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन वो स्थिति अब नहीं रही है क्योंकि सबसे बड़ी हार जो होती थी वो यही होती थी कि कांग्रेस के सरकार में जो सीमा के क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसे रोक देना पड़ता था, जिससे चीन फिर वही स्थिति में आ जाता था और कभी भी इतने दिनों तक हंगामा सीमा पर नहीं रहा, सीमा पर तनाव नहीं रहा। और वही स्थिति आज ये करना चाह रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बनाए रखने की बात कही और तेजी से काम करने की बात कही है, जिस पर चीन लगभग राजी हो गया है। भले ही वो कितना भी विरोध करता रहे, लेकिन सीमा पर कंस्ट्रक्शन के काम को न रोकने के बावजूद आखिरकार चीन को घुटने पर आना पड़ा और वो अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों सरकारों के बीच के समझौते के तरीकों का। एक यूपीए सरकार के समय चीन के साथ सीमा विवाद पर समझौता हुआ करता था और एक एनडीए सरकार के समय यानी प्रधानमंत्री मोदी ने एक समझौता किया है जिसमें किसी भी स्तर पर चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा ताकि चीन आगे से इस बात के लिए सबक ले सके। हमने हर तरह से मोर्चा खोला, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को अलग थलग करने का हो या राष्ट्रीय स्तर पर चीन के सामानों के बहिष्कार का हो, चीन की कंपनियों के बहिष्कार का हो, चीन की कंपनियों के टेंडर को रद्द करने का हो और साथ साथ में चीन के जो आईटी सेक्टर में जो घुसपैठ है उसको भी सीमित करने की जो योजना बनाई गई। उसके बाद चीन इतना टूट गया कि वो किसी तरह से विवाद में पड़ना नहीं चाहता था और वांग यी जो वहाँ के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री हैं उन्होंने ही पहल की थी कि अब जो बातचीत का स्तर हो उसको आगे बढ़ाया जाए। चूँकि वांग यी वहाँ पर विदेश मंत्री भी हैं तो उन्होंने पहले भी एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत की थी, लेकिन अगला स्टेप वहीं आना था क्योंकि दोनों तरफ से जो बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए हैं उन दोनों के बीच बातचीत से ये मसला सुलझ सकता था और इसीलिए वांग यी का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि वांग यी पहले भी 2018 और 2019 में जो भारत के एनएसए हैं अजीत डोभाल उनसे मुलाकात कर चुके हैं और दोनों के बीच बातचीत हो चुकी थी क्योंकि भारत के तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डोभाल ही हैं और दोनों के बीच एक बॉन्डिंग थी, जिसलिए शी जिनपिंग ने वांग यी का इस्तेमाल भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए किया और आखिरकार चीन की पहल के बाद ही भारत ने सीमा विवाद को अंतिम दौर तक ले गए।
क्योंकि अगर भारत पहल करता तो उसके बाद चीन का मनोबल बढ़ जाता, लेकिन हर मोर्चे पर इस बार चीन की हार हुई है, जिससे कांग्रेस अभी भी उस मनोदशा से बाहर नहीं निकल रही है और किसी न किसी तरह से बेतुके सवाल कर रही है। ये दोनों के बीच के अंतर को समझिए ताकि ये लगे कि भारत के जो तिरंगे की शान है वो एलएसी पर इस बार पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है और चीन को घुटने पर लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रवैये ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।